So welcome back to my classes. Today is our third class on cost and revenue. Cost and revenue में जो थर्ड पार्ट में हम सिखाने वाले हैं वो है एवरेज कॉस्ट्स। देखो पहला आता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैसा सर होता है? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बाई क्वांटिटी, मीन्स पर यूनिट मेरा फिक्स्ड कॉस्ट क्या लग रहा है। उसी तरह एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है सर? पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। और एवरेज कॉस्ट मतलब होता है फिक्स्ड और वेरिएबल को मिलाकर दोनों को जो टोटल कॉस्ट निकलता है उसको डिवाइड बाय क्वांटिटी कर दो तो आपको मिल जाता है एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज वर्ड का ही मतलब होता है सर क्वांटिटी से क्या करना है, अपने को चीजों को डिवाइड करना है ताकि पर यूनिट चीजें निकल सकें। आपको याद होगा कि पिछले क्लास में पिछले वीडियो में मैंने ये 4 कॉलम्स आपको बना के दिखाए थे। अगर आप AFC को ध्यान से देखें तो AFC निकलता कैसे है सर? TFC बाई Q। इसका मतलब है 120 बाई 0 इज नथिंग, इन्फिनिटी। 120 बाई 1 देख रहे हैं आप, मैंने सबको क्वांटिटी से क्या किया, सीरियल ऑर्डर में डिवाइड करते चला गया और मेरे वैल्यूज आ गए। अगर आप AFC के कर्व को ध्यान से देखें, वैल्यूज को देखें तो 120 से 60 बहुत जल्दी फॉल किया, हालांकि पूरा थ्रू आउट ये फॉल करते हुए ही गया। लेकिन इसमें एक बात है कि इनिशियली जो रेट ऑफ फॉल था वो बहुत ज्यादा था, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा फिक्स रहता है। जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ते जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, आपका वैल्यू कम होते जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर आपका फिक्स है और डिनोमिनेटर क्योंकि बढ़ते हुए जा रहा है तो डिनोमिनेटर जितना बार बढ़ते जाएगा आपका फिक्स्ड कॉस्ट का जो एवरेज वैल्यू आएगा वो हमेशा कम होगा। इनिशियली क्या होता है कि जब 120 था वो 1 यूनिट को लेकर था, लेकिन जैसे ही 2 हुआ तो पूरा हाफ हो जाएगा, ये आप सब जानते हैं। उसके बाद से क्या हो रहा है, फॉल जो रेट ऑफ फॉल है वो कम होते जाएगा। क्लियर? तो यहां पे जब अगर आपको मैं बोलूं ग्राफिकली आप प्रेजेंट करना AFC को, AVC को और AC को, तो एक बात का बड़ा ख्याल रखना कि AFC का कर्व कैसा होगा सर? AFC का कर्व कुछ इस तरह से होता है, देखो इस तरह से AFC। क्यों सर? पहला तो है डाउन थोड़ा सा यहाँ पे, और अगर थोड़ा स्ट्रेट ले आओ तो कोई गलती इसमें नहीं है। इस तरह से अगर लेकर आते हैं आप कर्व को, क्योंकि थोड़ा सा क्या है, जो रेट ऑफ फॉल जो इनिशियली था वो बड़ा मेजर फॉल था, बड़ा मेजर फॉल था ये वाला। तो इसको हम लोग इस तरह से लेकर आते हैं और इसको सिम्फोटोटिक बोला जाता है, क्योंकि ये दोनों एक्सिस में से किसी को एक्सिस को टच नहीं करता, दोनों को अप्रोच करता है, कभी टच नहीं करता। इसके पीछे रीजन है कि जब तक आपका बिजनेस चल रहा है यू हैव टू इनकर अ फिक्स्ड कॉस्ट, और फिक्स्ड कॉस्ट जब तक इनकर करेगा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जब तक रहेगा, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का वैल्यू कभी 0 नहीं होगा, इसीलिए कभी भी वो एक्स एक्सिस को टच नहीं करता। जब बात करते हैं एवरेज वेरिएबल की, देखो एवरेज वेरिएबल भी है सर, वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड करिए। यहां पे देखो पहले तो इन्फिनिटी है, फिर देखो 40 बाई 1 40, 76 बाई 2 38, फिर 102 बाई 3 34, फिर देखो असर बढ़ रहा है। मतलब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इनिशियली क्या करेगा, फॉल करेगा, और उसके बाद क्या करेगा, वो बढ़ना शुरू करेगा। तो सर कैसे बनाएंगे इसको? इसको सिंपल तरीका है बनाने का कि आप एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का वैल्यू देखो 120 पे था और ये कितना में था 40, तो समथिंग यहाँ पे होगा। अब 40 से क्या करेगा, ऊपर की तरफ, पहले तो नीचे की तरफ जाएगा, फिर ऐसे, ये होगा आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। सर ऐसा क्यों बना? क्योंकि ये यू शेप है। सर यू शेप क्यों है? ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि सर AVC यू शेप क्यों बना। पहले ये घटा बाद में बढ़ा, ये बात तो क्लियर है, और ग्राफिकली अगर हम ड्रॉ करें तो ये यू शेप जैसा लग रहा है और ये बनेगा। लेकिन सर ये यू शेप हुआ क्यों? मैंने आपको लास्ट डे भी समझाया था, फिर मैं समझा रहा हूँ। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अगर आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन याद है तो वहां पे आप देखे थे इनिशियली जब आपका फिक्स्ड फैक्टर कम रहता है, मतलब फिक्स्ड फैक्टर ज्यादा रहता है सॉरी, और वेरिएबल फैक्टर कम रहता है, तो फिक्स्ड कॉस्ट को, फिक्स्ड फैक्टर को ठीक से वो यूज नहीं कर पाता, जिसकी वजह से पहला वर्कर सिर्फ 100 यूनिट बनाता है। उसके बाद दिन पे दिन क्या होते हैं, प्रोडक्शन बढ़ते हैं एज द नंबर ऑफ वर्कर इंक्रीजेस टू 4, क्योंकि हमारे पास मशीन 4 थी। लेकिन चौथी मशीन के बाद से क्या हुआ, प्रोडक्शन बढ़ तो रहा था लेकिन वो स्पीड में नहीं बढ़ रहा था। इसका मतलब एवरेज प्रोडक्शन और एवरेज कॉस्ट को अगर कंपेयर करें तो आपको ऐसा लगेगा कि एक लेबर एक्स्ट्रा आने से उसका खर्चा तो बढ़ रहा है। तो जिस तरह से नंबर ऑफ लेबर्स बढ़ते जाएंगे तो पर यूनिट ऑफ लेबर जैसे जैसे आएगा उसका एवरेज कॉस्ट क्या होगा, बढ़ते जाएगा, उसके मुकाबले प्रोडक्शन बढ़ नहीं रहा है, इसीलिए एवरेज कॉस्ट पहले फॉल करता है और बाद में क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, इसीलिए हमेशा इसका रीजन रहता है ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। और अगर लॉजिकली भी कोई सोचना चाहे तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि सोचो
एक लेबर 100 बना रहा था, दो मिलके 220। अगर सोचो मैं लेबर का कॉस्ट निकालूंगा, एक लेबर को मैं 100 रुपया देता हूं, तो 1 यूनिट पे कितना रुपया दिया मैंने, 1 रुपया। और यहाँ पे कितना दूंगा, 0 पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट। तो कहने का मेरा मतलब क्या है कि शुरू में एवरेज कॉस्ट देखो 100 में 1 था, फिर 220 में क्या हुआ 0.9 समथिंग, फिर 360 में डिवाइड बाई 300 कर दो। ऐसे क्या होगा, आपका कम होगा। सडनली जब आप जाएंगे, आप देख रहे थे, आपको याद होगा 880 करीब जब आया था आपका, जब आप पहले वीडियो में देखना 10 लेबर थे, मतलब वहाँ 1000 रुपया हो जाएगा। तो कहने का मेरा मतलब क्या है कि हर बार आपका एवरेज कॉस्ट कम होगा, लेकिन जैसे जैसे लेबर की क्वांटिटी बढ़ते जाएगी, खर्चा आपका दिन पे दिन क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है। तो कहने का मतलब है यू शेप इसलिए होता है क्योंकि पहले इनिशियली मेरा खर्चा कम होता है क्योंकि पर यूनिट प्रोडक्शन मेरा ज़्यादा रहता है, बाद में प्रोडक्शन कम होता है और खर्चा बढ़ता है, इसीलिए एबीसी यू शेप है। अब आते हैं बात एसी पे। एसी की सर क्या खास बात है, देखो एसी की जब हम बात करेंगे तो एसी क्योंकि एएफसी पे डिपेंड करता है, 160 से स्टार्ट हुआ, तो यानी हम यहाँ से शुरू करेंगे, सपोज करो कुछ यहाँ से, और ये अपना मिनिमम पॉइंट पे जाएगा। उसके बाद देखो 58 के बाद ये भी रेस करने लगेगा, मतलब समथिंग कुछ इस तरह से ये आएगा एसी का। शुरू में देखो एसी और इसमें कितना बड़ा गैप है, और आस्ते आस्ते ये गैप क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। क्यों? इनिशियली क्या होता है, एवरेज कॉस्ट के ऊपर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए ये दोनों बड़े क्लोज रहते हैं। जैसे जैसे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का इम्पैक्ट कम होते जाता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का इम्पैक्ट बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से ये क्लोजनेस इसमें आ जाती है। ये भी यू शेप रहेगा। क्यों यू शेप रहेगा? ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, क्योंकि एवरेज कॉस्ट में जब एवरेज वेरिएबल का इम्पैक्ट बढ़ेगा तो उसका भी जो शेप होगा एग्जैक्टली एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जैसा होगा। इसीलिए हम बच्चों को हमेशा बोलते हैं कि दोनों में पहले दूरी ज़्यादा रहेगी, फिर आस्ते आस्ते दोनों में दूरियां कम हो जाती हैं ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। और एएफसी दिन पे दिन फॉल होता रहता है और ये बढ़ता रहता है, तो ऑब्वियसली इसके मुकाबले ये इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए वो एवरेज कॉस्ट के करीब पहुंच जाता है। चौथा कॉस्ट जो हमारा है वो है मार्जिनल। देखो मार्जिनल कॉस्ट क्या है, चेंज इन टोटल कॉस्ट। देखो हमारा टोटल कॉस्ट पहले 40 हुआ, फिर 50, फिर ये, तो आप भी देखेंगे पहले ये फॉल किया यहाँ तक, उसके बाद ये क्या किया, राइज किया। यानी अगर सेपरेटली अगर कोई मार्जिनल कॉस्ट का ग्राफ बनाए तो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब भी क्या रहेगा, यू शेप क्या रहेगा, और इसके बीच में भी रीजन क्या रहेगा, ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। बात कहनी इतनी सी है कि मार्जिनल कॉस्ट हो, एवरेज कॉस्ट हो या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो, नेचर वाइज तो आपको एक्सप्लेनेशन देना ही है, लेकिन द बेसिक रीजन बिहाइंड द यू शेप ऑफ ईच ऑफ द कर्व इज द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ड्यू टू इंक्रीजिंग रिटर्न इन द इनिशियल स्टेजेस, कॉस्ट ट्राइज टू फॉल। कॉस्ट क्या होता है, फॉल करता है। with the rise in the production at diminishing rate, cost starts to increase। और जब मेरा टोटल प्रोडक्ट फॉल करता है प्रोडक्शन, तब ये बहुत स्पीडली बढ़ना शुरू कर देता है। यहाँ पे जनरली ये कर्व आता है, मैंने लास्ट डे टीसी, टीएफसी और टीबीसी का कर्व सिखाया। इसके बाद यहाँ पर एक रिलेशनशिप आपको पूछ सकता है, वो है एसी और एमसी का। अगर आप एसी और एमसी का रिलेशनशिप अगर ड्रॉ करें तो कैसा करेंगे, एमसी का कर्व कुछ इस तरह से होता है, उसका जो लोअर पॉइंट है वो पहले आ जाता है, और एसी का आप खुद जानते हैं, कंपैरिजन करके देख लो, ये 40 से शुरू होता है, ये 160 से, इस तरह से यहाँ से शुरू होगा, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा रहेगा और एवरेज कॉस्ट कम रहेगा, लेकिन इनका जो मिनिमम पॉइंट है वो लेट से आता है, कांस्टेंट पॉइंट। तो कहने का मेरा मतलब क्या है कि मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट रिलेशन ये है, इनिशियली मार्जिनल कॉस्ट इज फॉलिंग, इसका मतलब ये नहीं कि एवरेज कॉस्ट बढ़ रहा है, एवरेज कॉस्ट इज ऑल्सो फॉलिंग। द मिनिमम पॉइंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट कम्स बिफोर द मिनिमम पॉइंट ऑफ एवरेज कॉस्ट, और जब एवरेज कॉस्ट से को एक्सीड कर मार्जिनल कॉस्ट ऊपर की तरफ भागता है, इसका मतलब ये नहीं कि एवरेज कॉस्ट फॉल कर रहा है, एवरेज कॉस्ट भी उस वक्त क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट में जो रेट है वो ज़्यादा तेजी से चल रहा है, इसीलिए मार्जिनल कॉस्ट का कर्व इस तरफ जाता है। तो रिलेशनशिप आपके बुक में है, जस्ट मिनिमम 3 पॉइंट है, आप उसको पढ़ लेना। नाउ रेवेन्यू क्या होता है, सुनो, रेवेन्यू में 3 पार्ट है, टोटल, एवरेज और मार्जिनल। रेवेन्यू का मतलब होता है सामान को बेच के जो आपका इनकम अर्न होता है उसको रेवेन्यू, सिंपल सा फॉर्मूला है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू आपने कितना कमाया, कोई पूछता है तो टोटल रेवेन्यू सर कितना कमाया, डिपेंड करता है कितना क्वांटिटी बेचा है, किस प्राइस में बेचा, दोनों को इनटू कर दीजिए, तो वो होता है आपका टोटल रेवेन्यू। कभी भी टोटल रेवेन्यू को कंफ्यूज मत करना प्रॉफिट से।
रेवेन्यू का मतलब होता है जस्ट अ सेल करके जो पैसे आपको मिले। एवरेज रेवेन्यू का मतलब होता है एक यूनिट बेच के जो पैसा आपको मिलता है उसको एवरेज रेवेन्यू कहते हैं। उसका फॉर्मूला है TR/Q। अब इसको थोड़ा सा डिराइव करते हैं। TR की जगह आप क्या लिख सकते हैं, P/Q/Q, अल्टीमेटली प्राइस। देखो एवरेज रेवेन्यू हमेशा किसके बराबर होने वाला है, प्राइस के बराबर होने वाला है। मार्जिनल वर्ड से ही समझ में आता है सर, एक एक्स्ट्रा यूनिट बेच के जो एक्स्ट्रा इनकम हम अर्न करेंगे उसे कहेंगे मार्जिनल रेवेन्यू। अब जो चीज आपको समझनी है वो है TR, AR, MR अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो देखो जब परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं, परफेक्ट कंपटीशन एक मार्केट स्ट्रक्चर है जो इसके बाद वाले चैप्टर फॉर्म्स ऑफ मार्केट में मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसका एक खास बात यह है कि यहाँ पे प्राइस फिक्स रहता है। सोचो अगर आप आउटपुट रखते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 सपोज, और प्राइस आपका रहता है 10 रुपीज सब में, तो आपका टोटल रेवेन्यू सर क्या आएगा, 0, 10, 20, 30, 40, 50। एवरेज रेवेन्यू सर क्या है, विच इज इक्वल्स टू प्राइस, विच इज इक्वल्स टू प्राइस दैट इज 10, 10, 10, 10, 10 बिकॉज प्राइस इज फिक्स। MR मतलब चेंज, देखो चेंज कितना हुआ 10 का, फिर चेंज कितना हुआ 10 का, 10 का, 10 का, 10 का। तो सर आप एक चीज देख रहे हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में क्योंकि प्राइस फिक्स रहता है तो AR और MR जस्ट इज इक्वल टू प्राइस, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होता। इसलिए अगर कोई आपको ग्राफ बनाने बोले यहाँ पर Y X, ये AR एंड MR एक साथ अगर बनाना हो, जस्ट एक स्ट्रेट लाइन, ये पैरेलल यहाँ पे लिख देंगे हम, AR इज इक्वल्स टू MR। ये हो गया आउटपुट, ये हो गई प्राइस। तो कहने का मतलब मेरा क्या है कि अगर आपको AR और MR का कर्व बनाना है अंडर परफेक्ट कंपटीशन तो आप ऐसा बना सकते हैं, और TR का कर्व अगर बनाने बोले तो आपको सिंपली बनाना है ये। सर ये कैसा ग्राफ है, देखो पहला बात तो TR बढ़ते जा रहा है तो सर ये अपवर्ड स्लोपिंग तो होगा, ओरिजिन से सर स्टार्ट होगा, विदाउट एनी कमोडिटी सेल के आपको कोई रेवेन्यू अर्न नहीं होने वाला, तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन। और सर कहाँ तक जाएगा, एकदम बाइसेक्ट करेगा 45 डिग्री के एंगल पे, क्योंकि इसका जो स्पीड है बढ़ने का वो कांस्टेंट रेट पे बढ़ रहा है, इसीलिए TR का अपवर्ड स्लोपिंग भी होगा, 45 डिग्री एंगल में भी चलेगा। 45 डिग्री का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है कि वो 45 डिग्री ही बोलना हो, जस्ट ये बोलना है कि TR इज अपवर्ड स्लोपिंग, स्ट्रेट लाइन है क्योंकि ये कांस्टेंट स्पीड में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब इसमें एक और पार्ट आता है, वो आता है इम्परफेक्ट। देखो इम्परफेक्ट कंपटीशन का मतलब होता है एक ऐसा मार्केट जहां पे प्राइस फिक्स नहीं है। मीन्स प्राइस फिक्स नहीं है मतलब आप ऐसे मार्केट में हैं जहां पे आप, देखो मैं लिखता हूं आउटपुट 1, 2, 3, 4, 5 अगर मैं लिखूं प्राइस, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है तो 10, 9, 8, 7, 6, प्राइस कम करेंगे, क्वांटिटीज क्या होंगी आपकी बढ़ेंगी। रेवेन्यू कैसा देख रहे हैं आप, 10 देख रहे हैं, 18, 24, 28, 30, ठीक है। आपका रेवेन्यू क्या हो रहा है, दिन पे दिन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जैसे जैसे आप क्वांटिटीज़ को बढ़ाते जाएंगे, देखो ये 30 मैक्सिमम पॉइंट पहुंच जाएगा, फिर आप 7 करेंगे तो ये इसको 4 करेंगे 28, फिर क्या होगा TR फॉल भी करेगा। AR कैसा रहेगा सर, AR अच्छा सर जो प्राइस है आप लिखते जाइए 8, 7, 6, 5, 4। MR सर कैसा रहेगा 8, 6 कितना रहेगा सर, 9 2 18, 8 3 24, 7 4 28, बढ़ते जा रहा है। देखो 4 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर कुछ नहीं बढ़ा, फिर -2। तो सर आप कैसा कर्व देख रहे हैं, अगर हम आपको AR और MR की बात कहें और TR और MR की, देखो यहाँ पर सिंपल है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, आप इसको घर में भी खुद ही पढ़ सकते हैं। देखो ये है आपका AR यहाँ से स्टार्ट हुआ, सपोज करो AR हुआ 10, ठीक है। MR भी हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे आप 10 भी लिख सकते थे क्योंकि फर्स्ट यूनिट में आपने 10 कमाया तो 10 था, लेकिन इसका ग्राफ कैसा होगा, ऐसा। क्यों सर, पहला बात तो AR कभी 0 को टच नहीं करेगा क्योंकि AR और प्राइस बराबर होता है, और MR सर क्या है, MR देखो फॉल करेगा, डाउनवर्ड है और नेगेटिव भी होगा। ये नीचे से क्यों स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि इसका AR से वैल्यू हमेशा क्या है, कम है, तो ये अंडरलाई करेगा। अब यहाँ पर सर अगर हम बनाते हैं TR, उसकी क्या खास बात होगी, जहाँ ये 0 है ना वहाँ से एक लाइन डाल लेना, ठीक है। और आप बनाना कैसे, इस तरह से,
ये है टी आर, क्योंकि जब ये जीरो है ना, जब ये जीरो है ना तब ये मैक्सिमम है, और जब ये नेगेटिव है ना ये फॉल कर रहा है। ये है टी आर का नेचर। इनिशियली इंक्रीज करता है, इनिशियली इंक्रीज करता है एट डिक्रीजिंग रेट, एम आर भी क्या रहता है पॉजिटिव। व्हेन टी आर रीचेस इट्स मैक्सिमम एम आर बिकम्स जीरो, व्हेन टी आर स्टार्ट्स टू फॉल एम आर बिकम्स नेगेटिव। जो चीज़ मैंने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में आपको पढ़ाई थी एग्जैक्टली एक क्वेश्चन यहाँ भी बनता है। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन टी आर एंड एम आर अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन। तो आप यही लिखोगे, व्हेन टी आर इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट MR is positive, when TR reaches its maximum MR becomes zero, when TR starts to fall MR becomes negative। जब हम AR की बात करें और MR की बात करें तो दोनों एक ही जगह से स्टार्ट होते हैं। आप लिखेंगे रेट ऑफ फॉल इन MR is more than AR, AR can never be become zero because AR is just equals to price and nothing can be sold at a zero level of price। तो इसीलिए कभी वो जीरो नहीं होगा, but MR will become zero and even negative। तो इस तरह से चीज़ों को आपको लिखना है। जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बनते हैं वो है रिलेशनशिप बिटवीन टी आर एंड एम आर अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन, और परफेक्ट कंपटीशन में भी जो बात थी प्राइस को फिक्स रखना है, जिसकी वजह से ए आर एम आर और प्राइस लाइन क्या हो जाते हैं बराबर। तो ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पे आपको याद रखने हैं, और यही था आपका कॉस्ट एंड रेवेन्यू चैप्टर में। इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, अभी आपको न्यूमेरिकल्स मैं नहीं कराऊंगा, नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में जब भी मैं कराऊंगा न्यूमेरिकल्स, सारे न्यूमेरिकल्स में एक साथ कराते हुए जाऊंगा।